अमोनिया मॉलिक्यूल, यानी अमोनिया मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये देखेंगे भी अमोनिया का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है। तो जैसा हमने नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन का केस पढ़ा था, कुछ इसी तरह का है अमोनिया, ये भी काफ़ी आसान है। तो अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? पहला पॉइंट, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट से करते हैं। एग्जाम्पल लिया अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट को बेस के साथ रिएक्शन के अंदर लेके आया जाता है। बेस यानी NaOH हम ले सकते हैं, यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा वो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। और देखिए सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और कितने 2 मोल ऑफ सिंगल, ठीक है, हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा? अमोनिया का होगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है अपने पास, इसका फॉर्मेशन किससे हो सकता है? अमोनियम सल्फेट से, यानी कि अमोनियम का सॉल्ट हो गया जिससे अमोनिया गैस लिबरेट हो गई, अमोनियम सल्फेट डिपॉजिट हो गया सॉलिड फेज में और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गई। पहला मेथड ये है। सेकंड में बात कर रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड ले लिया और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन भी हम किससे करवा देते हैं? बेस के साथ। ये भी तो नेचर के अंदर बेसिक है, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो देखिए इसमें क्या बन रहा है? KCl तो बाहर चला जाएगा और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हुआ, KCl लिबरेट हुआ और वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए। अमोनिया गैस है वो लिबरेट होके बाहर चली जाती है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमोनियम सॉल्ट हो गया और ये भी क्या हो गया? अमोनियम का सॉल्ट हो गया। लेकिन लैबोरेटरीज के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं? इन लैब, यही हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? सेक्ड लाइम से। सेक्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेक्ड लाइम, ठीक है ना। सेक्ड लाइम आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, सेक्ड लाइम। तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सेक्ड लाइम के साथ करवाते हैं तो फॉर्मेशन देखिए किसका होगा? अमोनिया गैस तो करना ही करना हमें, उसके साथ साथ यानी कि अमोनिया गैस का प्रिपरेशन हुआ, इसके साथ साथ देखिए कैल्शियम का है तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब आपके पास कितने हैं? 4 दूनी 8 और 2 10, तो 6 ये हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गई। यानी कि फॉर्मेशन किसका हुआ? अमोनिया गैस का हुआ, अमोनिया गैस का हुआ और अमोनिया गैस का हुआ। ये प्रिपरेशन थी। देखिए ये प्रिपरेशन आपके NCERT की प्रिपरेशंस हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा भी कुछ टफ नहीं है। नहीं, जो पहला प्रिपरेशन हमने लिया हुआ है, पहला प्रिपरेशन कौन सा आपका कि अमोनियम का सॉल्ट लिया। अमोनियम सॉल्ट में अमोनियम सल्फेट ले सकते हो और अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो। इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो अमोनिया गैस की होती है, पहली बात। लेकिन जब लेबोरेटरीज़ के अंदर प्रिपरेशन करवाते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा लेबोरेटरीज़ के अंदर थोड़ा सा जो अवेलेबल होता है लेबोरेटरीज़ के अंदर उसी को लेके हम प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे सेक्ड लाइम हमारे पास होता है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट होता है, दोनों को मिक्स करते हैं। जैसे इसको हीट करेंगे तो अमोनिया गैस का धीरे धीरे प्रिपरेशन होना शुरू हो जाती है। हम नाइट्राइड्स के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। नाइट्राइड्स में देखिए थर्ड, यानी कि 2 मेथड तो आपके ये हो ही जाते हैं। थर्ड मेथड में अगर मैं बात करूं, थर्ड अपने पास नाइट्राइड, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? वाटर के साथ। और जिसको हीट करते हैं तो हमें यहाँ से भी क्या मिल जाती है? अमोनिया गैस। या फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लीजिए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लीजिए,
मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन भी किससे करवाओगे, वाटर के साथ। तो जब इसको भी हीट करते हैं तो यहाँ से भी हमें अमोनिया गैस का ही प्रिपरेशन मिलता है। जैसे अमोनिया फॉर्म होगी, गैसेस फेज में है, यहाँ पे भी अमोनिया गैसेस फेज में है, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा देखिए एल्यूमिनियम का है और मैग्नीशियम का है, तो साथ साथ क्या हो जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम से तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपने पास इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 मोल और ये आपके पास 3 मोल, जबकि ऊपर वाले में अपने पास कितने हैं, नाइट्रोजन एक ही मॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि 6 मोल पूरे हो गए। तो इसमें देखिए नाइट्राइड्स के अंदर भी क्या हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि मैं बात करूं अमोनियम सॉल्ट के साथ ले सकते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपरेशन करेंगे तो सेक्ड लाइम के साथ कर लेंगे उसी सॉल्ट का। और तीसरा हमारे पास जो नाइट्राइड्स की बात कर रही थी, एक कोवेलेंट ये आयनिक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है, इनसे भी हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया गैस मिल जाती है। और एक नेक्स्ट जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं। 4th मेथड, बाय हैबर प्रोसेस। बाय हैबर प्रोसेस, देखिए हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे किस तरह से। नाम सुना होगा आपने, खूब आपने रिएक्शन से पढ़ी है भाई, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन ये सारा काम किस में हो रहा है, हैबर प्रोसेस में हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हैं, क्या मीनिंग हुआ इसका। देखिए जब भी मैं बात करूं हैबर प्रोसेस की, तो नाइट्रोजन की रिएक्शन हम किस में करवाते हैं, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, यानी कि दोनों ही गैसेस फेज में लिए जाते हैं, दोनों ही गैसेस फेज में लिए जाएंगे। और ये एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हुआ कि भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो सकती है। तो 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मेरे पास एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इस दौरान -92.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, 92.4 किलो जूल पर मोल हीट बाहर निकलती है, यानी हीट लिबरेट होती है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक तरह की कैसी रिएक्शन है ये, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुई। कैसी रिएक्शन हुई, एक्जोथर्मिक। देखिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में है, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में है, और डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो हम उसको क्या मानते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन से मानते हैं। तो हमें बड़े काम की बात याद रखनी है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसके लिए कंडीशंस फॉलो करते हैं भाई, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये बड़े काम का है। कंडीशंस यानी कि एग्जाम में क्या पूछता है, वो कंडीशंस पूछता है ड्यूरिंग द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो कंडीशंस देख लीजिए। देखो सबसे पहले आप ये रिएक्शन को ध्यान में रखेंगे, इस रिएक्शन के बेस पे इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो जो पहली कंडीशंस आपकी हो जाएगी टेम्परेचर। मैंने कहा कि भी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर ये होता है नियर अबाउट 700 एप्रोक्स, ठीक है ना, यानी कि लो टेम्परेचर को फेवर करती है। अब ऐसा क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि भैया रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस तरफ उसका इफेक्ट हो। हमने पढ़ा 11th क्लास में भी। तो देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब टेम्परेचर बाहर जाएगा, तो टेम्परेचर बाहर जाएगा तो ये रिएक्शंस किसको फेवर करेंगी, लो टेम्परेचर को फेवर करेंगी। हम बोलेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो टेम्परेचर शुड बी लो, नियर अबाउट 700 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है हैबर प्रोसेस के अंदर। सेकेंड बात करते हैं प्रेशर की, फर्स्ट सेकेंड। देखिए प्रेशर की अगर बात करूं तो प्रेशर इसमें काफ़ी हाई प्रेशर लिया जाता है। हाई प्रेशर का मतलब नियर अबाउट आपका 200 ATM, यानी प्रेशर लिया जाएगा वो 200 ATM प्रेशर लिया जाता है हैबर प्रोसेस के अंदर। हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा। थर्ड कंडीशन है कंडीशन कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट इसके अंदर हम ऐड करते हैं, जैसे आयरन तो कैटलिस्ट होगा, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आयरन तो हो गया अपने पास कैटलिस्ट,
और आयरन के साथ साथ मोलिब्डेनम और ऐड कर देते हैं, ताकि ये किसका काम करता है, प्रोमोटर का काम करता है। प्रोमोटर का मतलब जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रोमोटर बोला जाता है। तो आयरन भी लिया गया, मोलिब्डेनम भी ऐड कर दिया जाता है, और कभी कभार ऑक्साइड्स भी यूज कर लेते हैं। तो ये ऑक्साइड्स का भी यूज करते हैं। इसका मतलब हैबर प्रोसेस, देखिए 11th में पढ़ के आते हैं खूब, हैबर प्रोसेस के अंदर जो कंडीशन सप्लाई होगी, तो क्वेश्चन किस तरह से मिलता है हमें, भाई कौन कौन सी कंडीशंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया गेन होने की। भाई मैं क्या करूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाऊं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अमोनिया मिले। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड फॉर्म ऑफ अमोनिया बाय द लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। देखिए हाई प्रेशर की बात क्यों कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि कितने मोल हो गए मेरे पास, 4 मोल हो गए टोटल, तो 4 मोल से इधर कितने मिल रहे हैं अपने पास, 2 मोल। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने अमोनिया के, तो ली चैटरलियल बोलता है कि भैया हमें प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। और अगर हाई प्रेशर होगा तो अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म करेगी। अगर मैंने टेम्परेचर लो रखा तब तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और टेम्परेचर अगर हाई कर दूंगा तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, रिएक्शंस को दिख रहा हुआ आपको वैसे भी डायग्राम में, वो हैबर प्रोसेस का डायग्राम के अंदर भी देखते हो। अगला प्रोसेस देखिए, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी हैबर प्रोसेस की कंडीशंस आपको पूछी जाती है, 11th के लिए भी था क्वेश्चन ये, 12th में भी आप लोग पढ़ते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो अमोनिया गैस है, तो हमें पता है कि अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस कलरलेस होगी, करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना। अमोनिया गैस है, थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है, स्मेल भी कैसी होगी, पंजेंट, तीखी गंध होती है उसमें, अमोनिया में पंजेंट स्मेल बोला जाता है। और ये गुड सोल्यूबल होती है, गुड सोल्यूबल इनटू वाटर, लेकिन लाइट एयर के कंपैरिजन में काफ़ी हल्की होती है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हवा से हल्की गैस होती है, गुड सोल्यूबल होती है, और इसमें कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेल आती है। ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। और इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 198 यानी नियर अबाउट 200 केल्विन के आसपास इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 237 यानी कि 237 केल्विन के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये था। अब हमें तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए यहाँ तक तो था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जनरल रिएक्शंस थी। अब बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें किस तरह से मिलेगा, वो पॉइंट नंबर 1, मैं अगर इसकी नेचर की बात करूं, बेसिक नेचर होगी, तो अमोनिया गैस जो है ये नेचर के अंदर हमें बेसिक मिलती है। क्यों मिलती है कि अमोनिया गैस की जब हम वाटर के साथ सोलिबिलिटी देखते हैं, यानी कि लिक्विड है ये और हमारे पास ये गैसेस फेज में, तो अमोनिया क्या हो जाती है, गुड सोल्यूबल हो जाती है वाटर के अंदर, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर अगर हीट करना चाहेंगे हम, तो इसमें अमोनियम आयन अलग हो जाते हैं और ऑक्साइड आयन हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाते हैं। तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसका मतलब नेचर के अंदर कैसी है ये, बेसिक। ठीक है, इन्हीं सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है, OH नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पहली टेंडेंसी कैसी हो गई इसकी, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर।
अमोनिया है, अमोनिया गैस नेचर के अंदर कैसी होती है, बेसिक होती है। इसका मतलब ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करती है, ब्लू में कन्वर्ट करती है। रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगी, देखो ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बेसिक हुई नेचर के अंदर, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट किया, ब्लू के अंदर। ये एक जनरल सी प्रॉपर्टी थी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यानी कि मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन विद मेटल सोल्ट, रिएक्शन विद मेटल सोल्ट। अगर मैं बात करूं कि मेटल सोल्ट ले लिया, जैसे आयरन का क्लोराइड ले लिया, एल्यूमिनियम का क्लोराइड ले लिया, या क्रोमियम का क्लोराइड ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, यानी कि अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी। यानी ये तो एक्वस फेज में हुए, ये भी एक्वस फेज में हुए, और ये भी एक्वस फेज में हुए। जैसे आप लोग अमोनिया डालते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे मेटल का सोल्ट लेंगे तो मेटल के सोल्ट के साथ हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी रिएक्शन किसकी, हाइड्रोक्साइड्स, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स डेवलप हुआ था। तो फेरिक क्लोराइड हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, या फिर क्रोमियम क्लोराइड हो, तो इसकी रिएक्शन जैसे हम किसके साथ करवाएंगे, अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो फॉर्मेशन किसकी होती है, देखो भाई आयरन का तो क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड्स। तो आप लोग बनाओगे इसको, आयरन का तो बन गया हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम का बन गया हाइड्रोक्साइड्स, इसी तरह से क्रोमियम का मिल गया हमें हाइड्रोक्साइड्स प्लस, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बाहर चला गया, तो अब लिख सकते हो अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी अमोनियम क्लोराइड बाहर चला जाता है। अब इसको अब चाहो तो बैलेंस कर लेना। देखिए अमोनियम क्लोराइड तो बाहर चला गया, लेकिन अमोनियम क्लोराइड बाहर जाने के साथ साथ ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बने, ये होता है ब्राउन पीपीटी क्लियर होता है, इसमें वाइट पीपीटी बनता है, और हमारे पास जो क्रोमियम का है तो क्रोमियम का कैसा बनता है, ग्रीन पीपीटी बनता है। यानी कि मैं बेसिकली बात किसकी कर रहा हूँ कि जैसे हमने क्या किया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हमने मेटल के सोल्ट के साथ ऐड करेंगे। तो जैसे मेटल के साथ ऐड किया तो फॉर्मेशन किसका हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड्स का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स का, या फिर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड्स का। ये प्रिसिपिटेट के रूप में ऑब्टेन होते हैं, जिससे ब्राउन पीपीटी बनता है, इसका वाइट पीपीटी बनता है, और इसका ग्रीन पीपीटी बनता है। बेसिकली ये रिएक्शंस कौन सी हैं अपने पास, अमोनिया की बेसिक नेचर को इंडिकेट करती हैं। और रिएक्शन देखिए आगे इसमें, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसकी बेसिक नेचर ही चल रही है, उसमें हम पढ़ेंगे लेविस बेस, यानी कि जो अमोनिया गैस है लाइक एज किसकी तरह बिहेव करेगी, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगी, एक्ट एज लेविस बेस, एक्ट एज लेविस बेस। अमोनिया है ये लेविस बेस की तरह भी काम करती है। किस तरह से, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, NH3 मॉलिक्यूल है, और एक हमने 11th में भी पढ़ा था BF3 मॉलिक्यूल्स है। तो बोरोन की वैलेंस शेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका, और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा हुई किसकी, नाइट्रोजन की। तो हमें क्या मिलता है कि बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के साथ बन चुके, यानी कि मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ। तो कैसा बॉन्ड बन गया यहाँ पे, डैक्टिव बॉन्ड। तो अब बोरोन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन नेचर के अंदर अमोनिया कैसी हो गई, लेविस बेस। देखिए कंपाउंड है जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है, द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सो नाइट्रोजन और अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिहेव्स लाइक एज लेविस बेस। यानी नेचर के अंदर कैसा हुआ, लेविस बेस। अब इसकी जो रिएक्शंस है वो मेटल के आयन के साथ यानी करके देखते हैं, मेटल आयंस के साथ करके देखते हैं। यानी कि हमने रिएक्शन करवाई, सिल्वर का आयन ले लिया, यानी सिल्वर क्लोराइड है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस प्लस।
किसका कंपाउंड हो गया ये, सिल्वर का। तो ये जो बनता है ये कैसा बनता है, प्रिसिपिटेट, इसके वाइट प्रिसिपिटेट बनते हैं, यानी कलरलेस बोल सकते हैं, कलरलेस। इसका क्वेश्चन आपको बताना भी कलरलेस क्यों हुआ, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसका प्रिसिपिटेट ले लेता सिल्वर क्लोराइड का और इसकी रिएक्शन करवा देता किसके साथ, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, तो मुझे मिल जाता AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है अपना डेटिव बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, Ag के साथ, नहीं मेटल के साथ। नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट किसको कर रहा है, सिल्वर को दे रहा है, तो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कैसा हो गया नेचर के अंदर, ये आप लोग बता पाओगे मुझे, पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक। ये जो कलरलेस बनता है ये किस तरह के नेचर का हो गया, पैरामैग्नेटिक होता है या फिर डायामैग्नेटिक, ये आप लोग डिसाइड करके बताओगे। सेकंड मैं पूछूंगा आपसे अभी। सेकंड देखिए, अगर इसकी जगह पे मैं कॉपर ले लेता, ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे मैं कॉपर आयन ले लेता, कॉपर आयन की रिएक्शन किससे करवाता, अमोनिया मॉलिक्यूल से करवाता, तो फॉर्मेशन किसका हो जाता, CuNH3, ठीक है। और कितने हैं, 4 अपने पास, 4 लिखेंगे भैया। ये तो बन गया कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, और कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि एक्वस। लेकिन कैसा बनता है ये, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर में अंदर कन्वर्ट होता। और ये जो नेचर के अंदर होगा, ये नेचर के अंदर कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। ये जो डीप ब्लू कलर बनता है कॉपर का, वो कैसा बनता है, पैरामैग्नेटिक होगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए भी पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि कॉपर है, देखिए कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके लिए बोल सकते हैं कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब जो कॉपर 4s2 और 4s1 3d10 नॉर्मल, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं मुझे, तो इसका मतलब 4s0 और 3d9। 3d9 होने से ये भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नेचर के अंदर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए पूरे। तो नेचर के अंदर देखिए क्या है, पैरामैग्नेटिक।